अरे पंडित उठो उठो, सोने से काम नहीं चलेगा। राज्य में कुछ ऐसा मिला है जिसको लोग देखने के लिए उत्साहित हैं, पर आपको सोना है तो सोना है, बस एक ही काम रहता है, सोना। अरे पंडित उठो और चलो राजमहल। अरे भगवान, ये क्या? अरे भाग्यवान, सोने दो ना, क्यों परेशान करती हो? रोज रोज तुम परेशान करती रहती हो। बोलो, आज कौन सी मुसीबत सिर पर पड़ी है जो एक पंडित को सोने नहीं दे रही हो? हा, बहुत सो लिए, अब उठ जाओ। एक बहुत बड़ी खबर है, राजा को एक जादुई संदूक मिला है और जिसने भी उसकी चाबी ढूंढ ली उसे राजा मुंह मांगा इनाम देगा। अरे ऐसा क्या? मैं तुरंत उठा। अब चलो भाग्यवान, राजा के पास चलें। अब तो पैसा ही पैसा होगा। मैं अपनी तंत्र मंत्र की विद्या से उस चाबी की दिशा बता सकता हूँ। चलो अब राजमहल। और इस तरह पंडित, जो कुछ पल पहले तक नींद के आगोश में था, अब लालच और जिज्ञासा में भरकर निकल पड़ा राजमहल की ओर। उसे क्या पता था, उस जादुई संदूक में सिर्फ सोना या चांदी नहीं, बल्कि एक ऐसा रहस्य छिपा था जो जनकपुरम की किस्मत बदलने वाला था। अरे भैया पंडित, कहाँ जा रहे हो सुबह सुबह भाभी को लेकर? रुको तो यार, हम भी साथ चले। बहुत दिन बाद आज मिले हो, कभी घर से बाहर ही नहीं निकलते। रुको, मैं भी आ रहा हूँ। इतना बोलकर जगदीश पंडित के पास आता है। फिर पंडित जगदीश से कहता है, अरे जगदीश भाई, कभी घर भी आया करो। महीना हो गए पर मुलाकात नहीं हुआ। बचपन में साथ खेला करते थे, पर समय ने ऐसा करवट बदला कि अब दोस्त भी अपना समय नहीं निकाल पा रहे। अरे पंडित भाई, ऐसी बात नहीं है। दरअसल मैं थोड़ा काम से बाहर गया था, पर मेरा ध्यान तुम्हारे ऊपर ही था। तुम्हारे बिना मैं अधूरा था। बोलो, आज किधर जाने का प्लान है? और भाभी को भी साथ में लेकर जा रहे हो? कहीं निमंत्रण है क्या? अरे पगले, इतने बड़े हो गए हो पर अभी बच्चों के जैसी बातें करते हो। हम कहीं निमंत्रण नहीं जा रहे हैं, हम जा रहे हैं राजा के दरबार। हमें पता चला है कि राजा को कोई जादुई संदूक मिला है और इस संदूक की चाबी जो कोई ढूंढ कर लाएगा, राजा उसे मुंह मांगी चीज देगा। अरे पंडित, गजब! ये सही मौका। हमको चाबी ढूंढना ही पड़ेगा। अगर चाबी ढूंढ देंगे तब राजा खुश होकर बहुत सारे इनाम देगा और फिर हम बहुत बड़े आदमी हो जाएंगे। डर डर की ठोकरें खाना बंद कर देंगे। चलो, साथ में भी चलता हूँ। इतना बोलकर जगदीश भी पंडित के साथ राजमहल की तरफ निकल पड़ा। और फिर थोड़ी देर बाद वे सभी राजमहल पहुंच गए। वहां पर पहुंचकर देखा कि और भी आदमी खड़े थे। संदूक बीचों बीच रखा था। पंडित और जगदीश को देखकर राजा बोल पड़ा, पंडित, ये कोई पूजा पाठ करने का स्थान नहीं है। मतलब, मेरे कहने का मतलब, यहाँ पर मेहनती और साहसी आदमियों की जरूरत है, क्योंकि इसकी चाबी कांतारा जंगल में मिलेगी और वहां पर जाना किसी मौत से कम नहीं। इसलिए आप यहां से जा सकते हैं। आपका काम सिर्फ पूजा पाठ करना है। रहस्यमयी चीजों में आप अपना हाथ ना डालें। अरे राजा जी, सत सैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। मतलब हम जो दिखते हैं वो है नहीं और जो हैं वो दिखते नहीं। इसलिए हमें छोटा और कमजोर मत समझो। ये कोई जादुई संदूक नहीं, बल्कि राक्षसी पेटी है। इसको खोलना मतलब काली शक्तियों को आजाद करना। ये सबको बर्बाद कर देगी। क्या बोल रहे हो पंडित? ये संदूक एक राक्षसी संदूक है। तुम्हारे कहने का मतलब, अगर हम इस संदूक को खोलेंगे तब राक्षसी शक्तियां बाहर आएंगी और इस राज्य को बर्बाद कर देंगे। पर ऐसा तो मैं नहीं सुना था। मैंने सुना था कि ये एक जादुई संदूक है जिसकी चाबी कांतारा जंगल में कहीं छुपाई गई है और फिर उस चाबी से इस संदूक खोलते ही
राज्य में एक चमत्कार होगा। राजा जी, आपकी बातें बिल्कुल सही हैं, पर जहां तक मेरा अनुमान है वहां तक ये बात गलत है। मैं भी एक पंडित हूं और मुझे भी कुछ चीजों का ज्ञान होता है। मैं अपने मंत्रों से ये जान चुका हूं कि ये संदूक कोई आम संदूक नहीं, बल्कि काली शक्तियों का बंधक है। अगर ऐसी बात है पंडित, तो हमारे राज्य के मुनि व्यास महाराज से बात करनी होगी। इसके लिए आपको और जगदीश को मेरे साथ चलना होगा और अपनी पत्नी को बोलो कि घर जाए और हमारे आने तक इंतजार करें। राजा की इतनी बात सुनकर पंडित अपनी पत्नी से कहता है, सुनो भाग्यवान, अगर मैं लौटा तब ठीक नहीं तो समझ जाना कि मैं उस चाबी को खोजने के लिए कांतारा जंगल जा रहा हूं। और हां, घबराना नहीं, ईश्वर में विश्वास रखना। जो कुछ भी होगा बहुत अच्छा होगा। इतना बोलकर राजा, मंत्री, पंडित और जगदीश सभी लोग व्यास महाराज से मिलने चल देते हैं। वे सब जा ही रहे होते हैं कि तभी रास्ते में एक भेड़िया उनका रास्ता काट देता है। भेड़िए के इस तरह रास्ता काटते देख राजा, मंत्री और सभी लोग रुक जाते हैं। फिर राजा पंडित से कहता है, पंडित, अब हमें रुकना होगा क्योंकि भेड़िए ने अपना रास्ता काट दिया है। क्योंकि पुराने लोग मानते थे कि अगर सफर को किसी जानवर ने काटा है तो रुक जाना चाहिए। अब तुम बताओ, क्या आगे चलना सही है या गलत? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आगे जाना सही होगा। राजा जी, क्या मैं बोलूं? जो होना है होकर रहेगा, बस हम उसके हिसाब से चलेंगे। वे तो बेचारे जानवर हैं, उन्हें कहाँ पता है कि लोग उनके रास्ते पार करने को अपशगुन मानेंगे। अगर वे भी मेरे जैसा सोचते तो शायद आज ऐसा नहीं करते। अब ऐसा करिए राजा जी, आगे चलिए, नहीं तो समय बर्बाद हो जाएगा। पंडित के इतना कहने पर सभी लोग आगे बढ़े और एक जंगल में जा पहुंचे। और फिर उस जंगल के बीच में पहुंचते ही उन्हें व्यास महाराज मिल जाते हैं। व्यास महाराज को देखकर राजा बोले, बाबा जी प्रणाम। बाबा, आज आपसे एक संदेह का हल जानने आए हैं और उस संदेह का हल आप ही बता सकते हो। अगर आपकी आज्ञा हो तो बात को आपके समक्ष रखूं। क्यों नहीं राजा जी, रखिए अपना संदेह। आपकी सेवा करना हमारा कर्तव्य है। आप बिना संकोच के हमसे कोई भी सवाल कर सकते हैं। आपका तो कर्तव्य बनता है जनता की सेवा करना, इसलिए आप हमसे उस संदेह को साझा करो। बाबा, आपको तो ये बात पता है कि मेरे पूर्वज हमेशा अच्छाई का साथ दिया और बुराई का अंत किया। 2 दिन पहले मैं पुराने राजकोष से कुछ स्वर्ण मुद्राएं लेने गया था कि तभी मुझे एक संदूक मिला और उसके साथ एक पर्चा भी मिला जिसमें लिखा था कि सोए हुए का भाग्य खुलेगा। पर पंडित का मानना है कि ये एक बुरी शक्तियों का संदूक है जिसके खुलते ही राज्य काली शक्तियों का गुलाम हो जाएगा। क्या ये बात सत्य है बाबा जी? राजा जी, आपके बातें ठीक है, पर यह सच में बहुत खतरनाक संदूक है। उसे राज्य कोष में ही रखना उचित था, लेकिन आपने उसे बाहर निकाल दिया है। इसलिए दूसरी बुरी शक्तियां अब उसे आजाद करने का पूरा कोशिश करेंगी। हां, ये बात बिल्कुल सत्य है कि संदूक के खुलते ही राज्य बर्बाद हो जाएगा। तो बाबा जी, इसका कोई तो उपाय होगा। अगर हम संदूक को नष्ट कर दे तब सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा करना सही नहीं है। उसको नष्ट करना इतना आसान नहीं है। उसे नष्ट करने के बजाय अगर हम उसकी चाबी को नष्ट कर दें तब वो हमारे लिए खतरा नहीं होगा। पर कांतारा जंगल जाना इतना आसान भी नहीं है।
उसके लिए बहुत दिमाग, ताकत और सिद्धि की जरूरत है। अरे बाबा जी, इतने लोगों में आपको कोई पहलवान जैसा दिखा नहीं। आप थोड़ा ध्यान से देखें तो साहसी और थोड़ा विद्वान आदमी आपके सामने खड़ा है। माथे पर तिलक लगाएं, कंधे पर गमछा धरे, दिखने में भोला भाला। आप समझ रहे हैं ना बाबा जी किसकी बात कर रहे हैं? जब मैं यहां पर हूं तब आप परेशान ना हो, बस मुझे मार्ग बताएं, उस चाबी को मैं नष्ट कर दूंगा। बेटा, तुम्हारे साहस की दाग देनी पड़ेगी। तुम वाकई बहुत साहसी हो। तुम्हारे अंदर ज्ञान के साथ साथ साहस भी है, बस कभी कभी खुद को कमजोर समझने लगते हो। अगर कांतारा जंगल जाना ही चाहते हो तब मैं आपको रास्ता बता रहा हूं। इधर से जाओगे जंगल रास्ते बहुत मुसीबतें आएंगी, और जिस जंगल में तुम्हारे विश्वास के साथ खेला गया हो, छल किया गया हो, समझ जाना कि वही जंगल है कांतारा जंगल। और इस कांतारा जंगल में एक काली गुफा के अंदर रखा है इस संदूक की चाबी, जिसके रक्षक बहुत ही खतरनाक है। वहां पर जाकर तुम्हें एक मंत्र पढ़ना होगा जो ये साबित करता है कि हम दुनिया की भलाई के लिए यहां पर आए हैं। बाबा आप निश्चिंत रहें और हमें वो मंत्र बताएं जिसको मैं याद कर लूं और समय आने पर उसे पढ़ लूं। राजा जी, इस सफर में मैं और मेरा दोस्त जगदीश साथ जाएगा, क्योंकि अभी तक हम दोनों ने जो भी मिलकर काम किया है वो सफलतापूर्वक हो गया है। इसलिए मेरी पत्नी का ख्याल रखना, कोई भी चीज की कमी मत होने देना, और जगदीश के भी परिवार का देखभाल करना। हम सब लौटेंगे, बहुत जल्द लौटेंगे। अब बाबा जी आप हमें वो मंत्र बताएं ताकि हम अपना समय और बर्बाद ना कर सकें। पंडित के इतना कहते ही बाबा उन्हें वो मंत्र दे देता है और फिर वे सब अपने सफर की ओर आगे बढ़ चले। चलते चलते एक घने जंगल में पहुंचे जो दिखने में बहुत खतरनाक था। वहां पर लोगों के कंकाल पड़े थे, उनकी खोपड़ियां पड़ी थी। दिखने में ऐसा लग रहा था जैसे कोई शमशान घाट पर जंगल उगाया हो। इतना देखकर वे दोनों रुक जाते हैं। पंडित, हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि इस रास्ते पर जाना सही नहीं है? क्यों ना हम जंगल को थोड़ा घूम के चलें? क्योंकि इस तरह कंकाल देखकर मुझे थोड़ा डर लग रहा है। अभी तो सिर्फ शुरुआत है। हम नहीं चाहते कि शुरुआत में ही रिस्क लिया जाए, इसलिए थोड़ा घूम के चला जाए। अरे पगले, डरता काहे को है? जब तक तुम्हारे साथ पंडित है तब तक डरना नहीं है। जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो दिखता नहीं। तू खुद सोच, अगर यहां कोई माया जाल है तो कोई माया जाल ऐसा नहीं बनाएगा कि उसका शिकार रास्ते से ही लौट जाए। समझ में आया मेरे कहने का मतलब अगर कोई भी शिकारी जाल डालेगा तब वहां पर ऐसी चीज बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा कि जिससे लोगों को संदेह हो। इसलिए तुम आगे चलो, रास्ता साफ है। इतना बोलकर दोनों आगे बढ़े। चलते चलते उन्हें एक तालाब दिखा। तालाब देखते ही वे दोनों रुक गए और फिर तालाब के किनारे गए, वहां पर पानी पिए और लौटने लगे। तभी जगदीश पंडित से बोला, अरे पंडित, क्या हम थोड़ी देर आराम कर लें? क्योंकि सफर बहुत लंबा है और रात भी होने वाली है, और रात में जंगल में रुकना सही नहीं होगा। इसलिए हम शाम को ही आराम कर लें। वे दोनों इतना बोलकर एक पेड़ की तरफ आराम करने निकल चले, और जैसे ही पेड़ के पास पहुंचे वैसे ही जगदीश को एक चिराग दिखाई दिया। चिराग को देखकर जगदीश पंडित से बोला, पंडित, एक बात पूछूं? क्या तुमने भी वो कहानियां पढ़ी हैं जिसमें चिराग रगड़ने से जन्न बाहर आता है? क्या तुमको लगता है कि वो बातें सही हैं? अगर लगता है तो कुछ ना कुछ तो होने वाला है, और ऐसा होने वाला है जिसको देखकर मजा आ जाएगा। हाँ, बातें सही हैं, क्योंकि मेरे पूर्वज बताते थे कि उनका एक साथी दोस्त जिन्न था जो उनके साथ घूमता था और बातें भी करता था, पर अचानक से पता नहीं कहां गायब हो गया और फिर कभी दिखा नहीं।
पर तुमने ऐसी बात क्यों की? क्या तुमको जिन्न मिला है क्या? मिला नहीं, पर मिलने वाला है। पंडित, सामने देखो, एक चिराग पड़ा है और मुझे पूरा विश्वास है कि हम इस चिराग को रगड़ेंगे और जैसे ही रगड़ेंगे वैसे जिन्न बाहर आएगा। मेरी बातों का विश्वास करो। अरे हाँ, ये तो सच में एक चिराग है और ये बहुत पुराना है। कहीं ऐसा तो नहीं ये वही चिराग है जो मेरे पूर्वजों से खो गया था? मेरे समझ में नहीं आ रहा जगदीश। ऐसा करो, चिराग को रगड़ो, जो होगा देखा जाएगा। पंडित की इतनी बात सुनकर जगदीश तुरंत चिराग को रगड़ने लगता है। चिराग के रगड़ते ही उसमें से एक जिन्न बाहर आता है। जिन्न को देखकर पंडित और जगदीश दोनों बहुत डर जाते हैं और डरते डरते उस जिन्न से बोलते हैं, क्या तुम सच में एक जिन्न हो या फिर मेरे मन का वहम है? अगर तुम एक जिन्न हो तो मुझसे बातें करो और मुझे बताओ कि तुम तबाही जिन्न हो या सलामती जिन्न हो। बोलो। पंडित और जगदीश भाई, मैं एक जिद्दी और गुस्से वाला जिन्न, पर दोस्तों से कभी गुस्सा नहीं होता, इसलिए तुम दोनों डरो नहीं। अब हम एक दोस्त हैं। मैं वर्षों से इस चिराग के अंदर बंद था और हाँ पंडित, तुम्हारे मन की बातें मैं समझ सकता हूं, तुम्हारा दिमाग में पढ़ सकता हूं, पर कांतारा जंगल जाना उतना आसान नहीं है। वहां पर मेरी सारी शक्तियां बाधित हैं। मेरे सोचने की क्षमता और गायब होने की क्षमता उतनी मजबूत नहीं रहेगी जितनी इस जंगल में है, और वहां पर कदम कदम पर मौत है। तो बोलो, क्या तुम मौत का सामना कर पाओगे? अब जब दोस्त बन गए हो तो दिल में रखने की क्या जरूरत है? अरे पगले, मरने का डर उसे लगता है जो कायर होते हैं। हम तो सिर्फ लोगों के लिए जीते हैं, अपने राज्य के लिए जीते हैं। अगर उनकी सेवा करते करते मौत भी आ जाए तब कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ जिन भाई, आपकी बातें सही है, पर मुझे कहीं कहीं थोड़ा डर लगता है, क्योंकि अभी मेरी शादी नहीं हुई, इसलिए सोच रहा था कि शादी हो जाए फिर मर जाऊं तो कोई गम नहीं। बुरा मत मानना, मजाक कर रहा था। अब चलो सफर को आगे बढ़ाया जाए। अरे तो उसमें चलने की क्या जरूरत है हमसे? बोलो, उड़ाते हुए आसमान की सैर कराते हुए कांतारा जंगल के पास उतारूंगा। बोलो, क्या तुम दोनों मेरे साथ उड़कर चलोगे या फिर मैं तुम्हारे साथ पैदल चलूं? अरे ना बाबा ना, हमें उड़कर नहीं जाना, हमें पैदल चलना है, क्योंकि सफर का मजा तभी है जब हम रास्ते को समझकर चले। वैसे भी अगर हम रास्ते को देखकर चलेंगे तब लौटने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है कांतारा जंगल किसको निगल जाए। इसलिए हमें पैदल जाना सही लगता है। पंडित की इतनी बात सुनकर सभी जंगल की तरफ निकल पड़े और चलते चलते रात हो गई, लेकिन वो सब रुक नहीं, वे सब चलते रहे। चलते चलते आखिरकार सभी रुक जाते हैं। तब पंडित बोलता है, जिन्न भाई, इतना बड़ा जंगल है, मुझे कुछ खाने को लेकर आओ, क्योंकि मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। और हाँ, तुम उसे अपनी जादुई शक्तियों से नहीं बनाओगे। मुझे पेड़ का मीठा रसीला फल चाहिए, जिसको खाकर मेरी आत्मा तृप्त हो जाए। हाँ पंडित, सही कह रहा है। भूख तो बहुत जोरों से लगी है। मुझे भी खाने का बहुत मन हो रहा है, इसलिए कुछ खाने को लेकर आओ। तुम उड़ सकते हो, गायब हो सकते हो, तो मेरे लिए कुछ खाने को लेकर आओ। हम दोनों यहीं पर बैठकर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, जैसा कहो। मैं यूं गया और यूं आया। बस तुम दोनों मेरा इंतजार करते रहना, क्योंकि मैं अच्छे फल ढूंढने के चक्कर में काफी दूर तक निकल जाऊंगा। इसलिए मेरा इंतजार करना। और हां, इधर उधर भटकना नहीं तो इस जंगल में ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इतना बोलकर जिन वहां से चला जाता है और जगदीश एक पेड़ के पीछे पेशाब करने लगता है। तभी उसे एक स्त्री दिखाई देती है। स्त्री को देखकर जगदीश डर जाता है
और फिर पंडित के पास जाता है और पंडित से कहता है, पंडित पंडित, क्या रात में जंगल में भूतनी होती है या फिर कोई भटकी हुई स्त्री भी आ सकती है? और मेरे कहने का मतलब कि जंगल में कुछ ऐसा भी हो सकता है जिसे हम छलावा ना बोले। अरे मेरे कहने का मतलब क्या, जंगल में कोई ऐसी भी स्त्री हो सकती है जिस पर हम विश्वास कर सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं, कोई भी हो सकती है। ऐसा है नहीं कि जंगल सिर्फ भूतों के लिए बना है या फिर भूतनी के लिए बना है। यहां पर कोई भी रह सकता है, सभी स्वतंत्र हैं, सबकी जिंदगी है। पर तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? क्या तुम्हें कहीं भूतनी दिखी क्या? भूतनी नहीं पंडित, तुम्हारी भाभी। मुझे एक स्त्री दिखी और वो बहुत खूबसूरत थी। सामने से जा रही थी और मेरा दिल उस पर लट्टू हो गया है। इसलिए पंडित भाई, तुमको मेरी कसम मेरे साथ चलो और उसको देखकर बताओ कि मेरे लिए कैसी रहेगी। अगर उसने शादी की हां कर दी तब एक पार्टी मेरी तरफ से। अरे पगली, मैं तो चलने वाला था, पर तुमने दोस्ती की कसम क्यों दे दी? चलो, मैं उससे बात करता हूं और तुम्हारी शादी भी करवा दूंगा। पर थोड़ा मुझे शक हो रहा है कि इतने घने जंगल में भला एक लड़की क्या करेगी? पर हो भी सकती है। अब चलकर पता लगाना ही होगा। इतना बोलकर पंडित और जगदीश वहां से उस औरत को ढूंढने लगते हैं और काफी दूर ढूंढने के बाद आखिरकार उन्हें एक झोपड़ी दिखाई दी जो जंगल के बीचों बीच बनी थी। पंडित और जगदीश दोनों उस झोपड़ी के पास जाते हैं और झोपड़ी के पास खड़े होकर बोलते हैं, अरे कोई है क्या जी? अगर हो तो बाहर निकलो, हमें थोड़ा काम है आपसे। क्या आप हमारी मदद कर सकती हो? अरे सुनो जी, निकलो तो आपसे थोड़ी जरूरी बात करनी है। अरे यार, पंडित कोई सुन ही नहीं रहा है। ऐसा लगता है जैसे कोई इस घर में है ही नहीं। अरे रुको जगदीश, वो नहीं, उसका बाप निकलेगा। एक बार पहले मुझे बुलाने तो दो। अरे वो घर के मालिक, निकलो यार, इतनी देर से बाहर खड़ा हूं, पागल समझ रहे हो क्या? तुरंत निकलो घर से, नहीं तो बहुत बुरा होगा तुम्हारे लिए। साला दिमाग खराब करके रखा है, निकल बे घर से जल्दी। पंडित के इतना बोलते ही उस घर से एक स्त्री बाहर निकलती है, जिसको देखते ही जगदीश मोहित हो जाता है। तभी स्त्री बोलती है, अरे आप दोनों कौन हैं और यहाँ पर क्या करने आए हो? कोई काम है क्या या रास्ता भटक गए हो? बोलो, आप आए कहाँ से और मुझसे क्या काम है? क्योंकि इस जंगल में कोई कभी नहीं आता, सिर्फ हम मंगोली जाति के वंशज ही यहाँ पर रहते हैं। क्या बोल रही हो तुम? जंगल में अकेले रहती हो? पर एक औरत का जंगल में रहना सही नहीं है क्या? तुमको नहीं लगता कि तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है? इसलिए मेरी बात मानो, तुम मेरे साथ मेरे गांव चलो। हाँ सुंदरी, मेरा दोस्त सही बोल रहा है। वो तुमको बहुत पसंद करता है, मतलब कर रहा है। अरे मैं क्या बोल रहा हूं समझ में नहीं रहा। सीधी सीधी बात करना चाहता हूं कि वो तुमसे शादी करना चाहता है। क्या तुम बोलो मेरे दोस्त जगदीश को पसंद करती हो? अरे मैं क्यों घबरा रहा हूं, जैसे तो मुझे शादी करनी हो। अरे यार जगदीश भाई, तुम ही बात करो, मेरे बस की नहीं है। अरे हाँ, मतलब कि मैं तुमको पसंद करता हूं और तुमसे शादी करना चाहता हूं। तो क्या तुम मेरी पत्नी बनना पसंद करोगी? कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। अगर तुमको लगता है तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। आज तक जो भी मुझसे मिले, मेरे अपने पर आए, सबने सिर्फ अपना स्वार्थ दिखाया। आज सिर्फ आप दोनों को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेरा अपना मुझे बुला रहा है। मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि आपकी पत्नी बनने का सौभाग्य मिला मुझे। मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। आए हाय, ये तो बड़ी औसम है यार। कितने आराम से मान गई।
पंडित फटाफट मेरी शादी का डेट निकाले, अब और इंतजार नहीं कर सकता। अरे पगले, पहले जाकर अंदर थोड़ी बात तो कर ले, और मैं इधर ही तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। और अगर नींद लग गई तो सो भी जाऊंगा। अब अंदर जाओ, शर्म मत कर। पंडित के इतना कहते ही जगदीश कमरे के अंदर जाता है और अकेले पंडित बाहर इंतजार करने लगता है। इंतजार करते करते काफी देर हो जाती है और पंडित सो जाता है, और उधर अंदर जगदीश उस औरत से बातें कर रहा होता है। वैसे एक बात पूछूं, बुरा मत मानना, क्या तुम्हारे माता पिता इस दुनिया में नहीं है? तुम्हारे आगे पीछे कोई नहीं है? और तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि यहां पर कुछ डायने, चुड़ैल और भूत प्रेत रहते हैं? वो रूप बदलकर आ सकते हैं। और तुमको मुझे देखकर ऐसा क्यों नहीं लग रहा कि मैं कोई राक्षस या भूत हूं? मतलब क्या मैं बोलूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। सीधा बात करता हूं, क्या तुमने कभी इससे पहले भूत देखा है? हाँ, मैंने कभी देखा तो नहीं है, पर मुझे पता है, मतलब मैंने सुना है कि जो डायने होती हैं वो अपना असली रूप बदलकर एक सुंदर औरत बनकर रास्ते में आने वाले सभी इंसानों को भ्रमित कर उनका खून चूसती है। पर तुमको मुझे देखकर कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है कि मैं एक डायन हूं? अरे नाना जी, ऐसा क्यों लगेगा? तुम इतनी खूबसूरत हो कि भला कोई ऐसा सोच ही नहीं सकता। बुरा मत मानो तो क्या हम थोड़ी देर बाहर चलें? क्योंकि मेरा दोस्त अकेले बाहर है, उसके साथ कुछ भी हो सकता है। तो क्या तुम मेरे साथ मेरे दोस्त के पास चलोगी? हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल मैं चलूंगी। इसमें कोई डरने की बात नहीं है। इतनी बात कर दोनों बाहर आते हैं और पंडित को उठाते हैं, और फिर जगदीश पंडित से कहता है, पंडित, मुझे जिस बात का शक था वही हुआ। ये कोई छलावा नहीं ना, ये एक डायन है, बल्कि एक भटकी हुई लड़की है जो इस जंगल में रहती है। बस इतना ही सच है। अरे जिन्न भाई, ये क्या कर दिया तुमने? तुमको पता होना चाहिए वो तुम्हारी भाभी थी और तुमने उसको मार दिया। तुम बहुत निर्दयी हो। हमारा तुम्हारा साथ कभी नहीं होगा। चले जाओ हमें छोड़कर, हम अपना सफर खुद कर लेंगे। तुम जलते हो हम दोनों से। तुमने क्यों मारा उसे, ये बताओ पहले। अरे जगदीश, क्या हो रहा है? जिन्न भाई जरूर कुछ देखा तभी उसने ऐसा किया, नहीं तो अपने खुशी के लिए उसे दुख क्यों होगा? और मुझे इतना बता कि कब से तुम्हारी वो सगी हो गई? अब इतना बताओ जिन्न भाई, आपने उसको क्यों मारा? ऐसा आपको क्या दिखा कि उसे मारना सही था? अरे मेरे दोस्तों, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मैं तो आपकी भलाई के लिए कर रहा हूं। और पंडित, आप तो थोड़ा बहुत ज्ञान रखते ही हैं। अपने अपने मंत्रों से ये नहीं जान पाए कि ये एक डायन है जो जगदीश को अपने माया जाल में फंसाकर उसे अंदर से खत्म कर रही थी। थोड़ी देर रुको, अभी ये अपने असली रूप में आ जाएगी। इतना बोलकर जिन्न अपनी एक जादुई शक्ति उस औरत के ऊपर करता है, और फिर देखते ही देखते वो औरत एक डायन के रूप में बदल जाती है। इतना देखकर पंडित और जगदीश हैरान हो जाते हैं। अरे ये तो सच में एक डायन है। मुझे माफ करना भाई, मैं खामखार आपको उल्टा सीधा बोला। मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ। आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। और रही बात शादी की, तो भाड़ में गया भैया। ये जंगल में शादी हम नहीं कर पाएंगे। अरे ऐसा काहे बोल रहे हो जगदीश? वो तो हमारी भाभी है, और भाभी को ऐसा नहीं बोलते। माफ करना, मजाक कर रहा था। अब तो मेरी भूखी नहीं लगी। ऐसा करो, सफर जारी रखो, जो होगा देखा जाएगा। अब कुछ भी नहीं देखा जाएगा। अब जिन्न भाई, हम सबको गायब करो और ले जाकर कांतारा जंगल में उतार दो, क्योंकि अब हम चलेंगे फिर भटकेंगे, समय खराब करेंगे। इससे अच्छा है हम कांतारा जंगल पहुंचकर अपने मुकाम तक पहुंच जाएं।
यही हमारा उद्देश्य है। उस चाबी को नष्ट कर फिर वापस आ जाना है। ठीक है दोस्तों, जैसा आप कहें। तो गायब होने के लिए तैयार हो जाओ। है जिन्नी शक्तियां, हमारे दोस्त को हमारे साथ कांतारा जंगल ले चलो। जिन के इतना बोलते ही तुरंत सभी वहां से गायब हो जाते हैं और थोड़ी ही देर में कांतारा जंगल में पहुंच जाते हैं। वहां पर पहुंचते ही उनके सामने एक आंख वाला राक्षस आ जाता है। रुक जाओ, आगे जाना मना है। मुझे पता है कि तुम सब उस चाबी को नष्ट करने जा रहे हो, पर ऐसा कभी नहीं होगा। हम सभी काली शक्तियां मिलकर अमावस्या की रात को उस चाबी को लेकर उस संदूक को खोलेंगे और फिर इस दुनिया में राज होगा तो सिर्फ काली शक्तियों का राज होगा और तुम्हारे जैसे लोग सिर्फ हमारे गुलाम होंगे। बुरा मत मानना, एक बात बोलूं, भैंस के जैसे हो गए हो पर दिमाग तुम्हारे अंदर थोड़ा भी नहीं है। साला पागल का पागल है। कभी इतिहास उठाकर पढ़ लो, तुमसे बड़े बड़े राक्षस इंसानों की बराबरी नहीं कर सके। और रही बात काली शक्तियों की, तुम उनका सफर अब खत्म हुआ। अरे हे पंडित, ज्यादा बड़बड़ मत कर, नहीं तो तुझे कच्चा चबा जाऊंगा और कोई बचा भी नहीं पाएगा। वैसे भी मुझे काफी दिनों से इंसान का मांस नहीं खाने को नहीं मिला। तुम तीनों को खाकर मेरी आत्मा तृप्त हो जाएगी। बहुत दिन बाद ऐसा खाना खाने को मिलेगा, बहुत मजा आएगा। अरे बुड़बक, पागल है क्या तू? इतनी देर से फेंके जा रहा है। तुझको क्या लगता है कि तू अमावस्या के रात तक हम सबको रोक पाएगा? कभी नहीं। तुमको उठाकर पटकने वाला मेरे पास मेरा दोस्त जिन्न भाई है। अगर तुमने हम दोनों को हाथ लगाया तो शायद धोने के लिए हाथ भी नहीं बचेगा। माफ करना, मजाक कर रहा हूं। पंडित भाई, मजाक कर दिए हो तो अब सच तो करना ही पड़ेगा। बोलो तो साले को मार डालूं, क्योंकि मेरे हाथ में खुजली होने लगी है। और तुमको पता होना चाहिए, जब मेरे हाथ में खुजली होती है तब मैं किसी को मारता जरूर हूं। अरे तो देर काहे कर रहे हो भाई? बजा दो उसको, बहुत घमंड है इसके अंदर। मारो इसको, तुरंत मारो भाई। इतना बोलते ही जिन्न अपनी शक्तियों से उस एक आंख वाले पर आक्रमण करता है, लेकिन एक आंख वाला राक्षस भी आक्रमण करता है। काफी समय तक लड़ाइयां चलती रही, लेकिन कोई कमजोर होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी जिन्न को काफी गुस्सा आ जाता है और फिर वो गुस्से में उस राक्षस के पास जाता है और उसे उठा उठा कर पटकने लगता है और पटक कर उसे मार देता है। ओहो बड़े भैया, मजा आ गया कसम से। क्या मारते हो यार, गजब का मारते हो। मजा आ गया देखकर। अब ऐसा करो, देरी मत करो, क्योंकि कांतारा जंगल में सुबह होती ही नहीं है। यहाँ पर सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा रहेगा। और हाँ, काली शक्तियां राज करती हैं यहाँ पर, इसलिए अमावस्या के पहले पहले हम सबको उस चाबी के पास पहुंचना होगा। अब देर मत करो, चलो। इतना बोलकर सभी लोग आगे बढ़ते हैं। चलते चलते काफी देर हो चुकी थी। तभी उन्हें एक शेर का कंकाल दिखाई दिया। शेर के कंकाल को देखकर जिन्न तुरंत रुक जाता है और फिर जगदीश और पंडित से कहता है, रुको दोस्तों, आगे जाना सही नहीं है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आगे कुछ खतरा है। अगर इस शेर के कंकाल को देखो, हमें ऐसा लगता है कि जैसे शेर 1-2 दिन में मारा गया हो, और शेर को कोई जानवर मार भी नहीं सकता। इसलिए यहां पर सचेत रहना बहुत जरूरी है। कौन सा राक्षस किधर से आ जाए कुछ पता नहीं है। इसलिए मेरे दोस्तों, सचेत रहो और मेरे साथ चलो। जिन्न इतना बोल ही रहा होता है कि तभी उनके सामने एक और राक्षस आ जाता है। राक्षस बहुत खतरनाक था। राक्षस को देखकर पंडित और जगदीश दोनों डर जाते हैं, लेकिन उन्हें भरोसा होता है कि उनका जिन्न भाई उनकी मदद करेगा। तुमने मेरे भाई को मारा, तुमको क्या लगता है
कांतारा जंगल में आकर किसी को मारकर चले जाओगे? ये तुम्हारी भूल है। यहाँ पर जो भी आया लौटकर कहीं नहीं गया और तुम भी नहीं जाओगे। मैं इस जंगल का महाराज दैत्यराज हूँ और दैत्यराज को मारना उतना ही मुश्किल है जितना कि स्वयं नारायण को मारना। अरे चुप कर साले, अगर मेरे भगवान के बारे में कुछ बोला तब तेरे साथ बहुत गलत होगा। मैं एक ब्राह्मण हूं और मैं अपने भगवान के बारे में ऐसा कभी नहीं सुन सकता। मैं दिखने में एक छोटा पंडित लगता हूं, पर मैं तुझे अकेला थाम सकता हूं, इतना मैं जानता हूं। इसलिए अगर दोबारा मेरे इष्ट भगवान का नाम लिया तो तुझे मार डालूंगा। अरे पंडित भाई, गुस्सा मत करो। अगर इसे खुद पर घमंड है तब इसका घमंड तोड़ना ही पड़ेगा। पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अगर मैं इससे अकेले लड़ा तब हार जाऊंगा, क्योंकि मैं सामने वाले को देखकर उसकी शक्तियों का अंदाजा लगा सकता हूं। और ये जंगल मायावी जंगल है। यहां पर जिन की शक्तियां सीमित होती हैं। इसलिए अगर तुम मेरा साथ दो, अपने कुछ मंत्रों से इसे रोक सकते हैं तो रोको, और बाकी इसकी सेवा पानी मैं कर दूंगा। इसका मतलब तुम दोनों लड़ सकते हो और मैं खाली देखता रहूं? ऐसा नहीं हो सकता। मैं भी डंडे उठाकर एक दो डंडे लगा सकता हूं, पर सही बात है, बीच में नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, तुम सब लड़ो, मैं खड़ा होकर देखता हूं। बाद में बताऊंगा किसने अच्छा लड़ा। क्या हुआ रे बिना पैर के इंसान? तेरे जैसों को तो मैं बहुत मारा है। मानना पड़ेगा तुम सबके अंदर ताकत बहुत होती है, पर मेरा मुकाबला कर पाना शायद कठिन हो, क्योंकि तुम्हारी शक्तियां मेरा मुकाबला नहीं कर सकती हूं। मानता हूं कि पंडित और तुम मिलकर मुझ पर आक्रमण करोगे, तब मैं थोड़ा सोच में पड़ जाऊंगा। फिर भी मुझे अपनी शक्तियों पर पूरा घमंड है। तुम मेरा बाल बांका भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो कहने से अच्छा करके ही देख ले। चलो, रोक कर दिखाओ मेरी शक्तियों का प्रहार। अब जो होगा देखा जाएगा। इतना बोलकर जिन और पंडित एक साथ उस राक्षस पर हमला करते हैं और राक्षस भी उन दोनों पर हमला करता है। लड़ाई काफी देर तक चलती रहती है। राक्षस कमजोर पड़ने लगता है। तभी जिन उसी समय का फायदा उठाकर उसके पास जाता है, उसे पटक पटक कर मारने लगता और थोड़ी ही देर में उसे मार देता है। और वे सब थोड़ा आगे बढ़ते और फिर उन्हें एक गुफा दिखाई देती है। गुफा को देखकर जिन बोलता है, सुनो पंडित, हमको लगता है यही वो गुफा है जहां पर उस संदूक की चाबी है। पर इसके रक्षक भी होंगे, और वे दैत्य रक्षक नहीं बल्कि देव रक्षक हैं। उनसे लड़ना सही नहीं होगा। इसलिए पंडित, मेरे भरोसे मत रहना। अब तुमको अपना दिमाग लगाना होगा और उस चाबी को नष्ट करना होगा। अरे तुम उसकी चिंता मत करो, मुझे उसका मंत्र पता है। पर ध्यान रहे, वहां पर गुस्सा मत करना, क्योंकि उनको मारना सही नहीं होगा। इसलिए हम जितना प्यार से काम निकाल सकते हैं निकालेंगे। अगर मान गए तब ठीक है, नहीं तो फिर वही करेंगे जो करते आए हैं। ठीक है, अब चलो गुफा के अंदर। गुफा के अंदर जाते ही उन्हें एक नाग दिखाई देता है। नाग को देखकर पंडित रुक जाता है और फिर नाग पंडित से कहता है, अरे वो पंडित, ये कोई आम गुफा नहीं है जो तुम यहाँ पर आ रहे हो। मेरी बात मानो, यहाँ से चले जाओ। हम आपको नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, आपसे वादा करते हैं। नागराज, हम यहाँ जाने नहीं बल्कि यहाँ पर कुछ काम करने आए हैं। आप शायद हमें पहचाने नहीं। रुको, मैं अपना पहचान आपको देता हूँ। इतना बोलकर पंडित नागराज के सामने एक मंत्र पढ़ता है। नागराज तुरंत समझ जाता है कि ये मंत्र कोई आम मंत्र नहीं, बल्कि एक सत्य के लिए बोला हुआ मंत्र है। मंत्र के बोलते ही नाग
तुरंत वहां से गायब हो जाता है और फिर चाबी देखकर पंडित जिन से कहता है, सुनो जिन भाई, अपनी जिनी शक्तियों के द्वारा इस चाबी को नष्ट कर दो और ऐसा नष्ट करो कि फिर दोबारा कभी बने नहीं तो दुनिया काली शक्तियों की गुलाम हो जाएगी और मानव मतलब इंसानियत खत्म हो जाएगी। ठीक है मेरे दोस्त, जैसा आप कहें। हे जिन्नी शक्तियां, मेरे सामने दिख रही चाबी को समूल सहित नष्ट कर दो और दोबारा भविष्य में ये कभी बनाई ना जा सके। इतना कहते ही चाबी नष्ट होकर गायब हो जाती है और फिर जिन, जगदीश और पंडित तीनों को लेकर जिन उनके राज्य आता है और फिर राजा उनका अच्छे से स्वागत करता है और पंडित जगदीश को खूब सारे स्वर्ण मुद्राएं देता है और जिन को राज्य का सेना मंत्री बना देता है। तो दोस्तों, इस तरह एक बुराई पर अच्छाई की जीत हुई और उस चाबी को हमेशा के लिए नष्ट कर दिया गया। आप कमेंट करके बताएं कि क्या हम एक और भाग इसी तरह लाएं? अगर आपको एक और भाग देखना है तो कमेंट करें।